हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। सो यार ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो है, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स से रिलेटेड चैप्टर या पेपर भी कहते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स यहां पे आपको मिलेंगे। सो उसी के साथ में आपको आईआईटी जेईई के टॉपिक्स भी यहां पे देखने को मिलेंगे, जिनकी अलग से प्लेलिस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो यार बात करते हैं इस टॉपिक में। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन वीडियो। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. So we have studied about this linear programming problems in previous classes. So in this class, in this video lecture, I will explain about the introduction. So what is the linear programming problems? Linear programming problem क्या होती है, इनका एप्लीकेशन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो इनके बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है, ये इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इसका फॉर्मुलेशन करेंगे और इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करता हूं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यार इसको हम शॉर्ट में एलपीपी भी कहते हैं ना, शॉर्ट में इसको हम एलपीपी भी कहते हैं। जनरली इसका यूज हम नॉर्मली एलपीपी ही हम इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं जो एलपीपी है ये है क्या ना, व्हाट इज एलपीपी, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है ना, प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे का रीजन होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, सर उसके बारे में डिस्कस करता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इस मैथमेटिक्स किस ब्रांच का यूज कहां किया जाता है। तो यार मेनली मैं अगर इसके यूज की बात करूं तो यार हम अगर बिजनेस में बात करें ना, बिजनेस चाहे कोई भी टाइप का, उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। सो यार उस प्रॉफिट लॉस यानी कि मैक्सिमम मिनिमम को हम उसको कैलकुलेट करने के लिए यार जिस चीज का यूज करते हैं, उस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। अब इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही क्यों कहा जाता है ना, इसको आप समझिए। अब एक्चुअली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा डेवलप करके अब इसको थोड़ा एक नाम दे दिया ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि आप उसको एक तो मैक्सिमम कर रहे हैं या फिर आप उसको मिनिमम कर रहे हैं ना, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसको कहते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और यार उसी को नाम दे दिया, एक ऑप्टिमाइज एक अलग से नाम दे दिया, और ये उसी का मतलब है। ओके सो नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में ना, डेफिनेशन को समझते हैं फिर आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक्स को। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स इज अ सिस्टम प्रोसेस, एक सिस्टम है, प्रोसेस है टू फाइंडिंग अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का ये एक प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस है। सो इट इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यार ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है, इसको थोड़ा डेवलप करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को ऑप्टिमाइजेशन कह दिया। सर एलपीपी इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट है ना, इन डेवलपिंग टू सॉल्व द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। या डिसीजन मेकिंग है ना, जो हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जैसे अगर हिंदी में बोलो तो उस जो निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम्स जो होती है, डिसीजन लेने की प्रॉब्लम होती है कि मुझे यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने पे क्या डिसीजन होना चाहिए, लॉस होने पे क्या डिसीजन होना चाहिए। दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। यार डिसीजन बताती है आपके ना, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। ये एक्चुअली जनरली अगर मैं बात करता हूं इसका एप्लीकेशन कहां पे, बिजनेस में। अब वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि बिजनेस कहने का मेरा मकसद ये है कि भाई उसका यूज जो है तो कहां होता है, जहां प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। ओके, और इस प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बेसिक पे कि जो जो उसमें वेरिएबल फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, जिन पे वो डिपेंड कर रहा है ना, जो जो प्रॉब्लम्स में वो डिपेंड कर रहा है, यार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। सो यार ये जनरल डेफिनेशन हो गई इसकी। ओके, अब बात आता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलपी मॉडल, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के जो मॉडल्स है ना, सिस्टम कह रहे हैं ना, मॉडल कह दिया, सिस्टम कह दिया, एक बात है। सर उसके डिफरेंट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास में, दैट इज द डिसीजन वेरिएबल। ओके,
उस डिसीजन वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जो वेरी करता है। वेरी करता मतलब उस पर कोई ना कोई डिपेंड करेगा, वो किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर उस डिसीजन वेरिएबल का मतलब समझते हैं, तो डिसीजन वेरिएबल ना, वेरिएबल विच आर चेंजेबल है ना, वेरिएबल है तो वेरी करेगा, चेंज हुआ किसी दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा ना, चेंजेबल एंड गोइंग टू इंपैक्ट, किस पे इंपैक्ट करता है? गोइंग टू इंपैक्ट द डिसीजन फंक्शन, यानी कि जिस कंडीशन पे डिसीजन फंक्शन लाइक एज कंडीशन। सर अगर कंडीशन की बात करें, उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? डिसीजन फंक्शन कह सकते हैं। लाइक द प्रॉफिट फंक्शन इज अफेक्टेड बाय बोथ सेल। अब देखो डिसीजन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? कंडीशन। वो कंडीशन क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट की। सर जो प्रॉफिट फंक्शन है, डिसीजन फंक्शन दैट इज प्रॉफिट फंक्शन। सर जो प्रॉफिट फंक्शन है ये किस पे इफेक्ट करता है? इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्ट हो रहा है? सेल से इफेक्ट हो रहा है, प्राइस से इफेक्ट हो रहा है ना। सेल बढ़ेगी प्रॉफिट होगा, प्राइस ना मान लो कम होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, या प्राइस ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो किसी भी टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ओके सर डिसीजन मेकिंग मतलब कंडीशन, कंडीशन दैट इज प्रॉफिट। हमने एक एग्जांपल ले लिया प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट इज इफेक्टेड बाय द बोथ सेल एंड प्राइस। सो नाउ विच वन इज दीज ना, जो कि चेंज हो रहा है, विच वन इज दीज टू चेंजेबल। सर उसको चेंज कर रहा है, विल बी आवर डिसीजन वेरिएबल। वो क्या होगा? डिसीजन वेरिएबल होगा। कौन सा कंडीशन, कौन सी कंडीशन इन दोनों में से उसको इफेक्ट कर रही है, जिससे है ना वो बन रहा है, वो चेंज हो रहा है। सर उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। ओके ये एक इसमें टर्म्स का हम बार बार यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमारे पास में है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज जो होता है हम इस टर्म में यूज करते हैं, इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। ओके ये जो होता है इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर फंक्शन, आइदर टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है। लाइक मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बढ़ा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेल, प्रोडक्शन एटसेट्रा, दीज आर द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को कम करेंगे ना, लॉस, एनर्जी, उसका कंजप्शन, वेटेज वेस्टेज। ये सारे जो इसके हम बात करें जो जो टर्म्स है वो किस में आ जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाता है। ये जनरल जो डेफिनेशंस है ना, एक बिजनेस से रिलेट करते हुए हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो यार दिस पेपर इज वेरी इजी। ओके सो फिर बात करता है कंस्ट्रेंट्स। यार कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, जो उस पे कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो रही है, यानी एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन। हम कंडीशन कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, और सिक्योरिटी कह और इसमें हाँ इसकी लिमिटेशंस हो सकती है। सो यार ये जो ना जो इसकी लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, सो थ्रू द फंक्शन, लाइक जैसे मैं बात करूं ना, एक लिमिटेशन हो गई, रॉ मटेरियल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, टाइम, फंड, इक्विपमेंट। सो यार ये सारी जो लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ओके कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शन इसको हम कह सकते हैं। सो यार ये जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होता है, विल बी आल्सो बी ओके सो विल आल्सो बी देयर विच विल रिमेन नॉन नेगेटिव ना ऑल द टाइम। इसको हम आगे समझेंगे, इस लाइन का मीनिंग क्या वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ओके सो अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मुलेशन की। देखो ये तो था जनरल इसका इंट्रोडक्शन, कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहाँ से प्रोड्यूस होती है, उसका करते क्या है, कैसे बनते हैं। सो ये जनरल हम बात करते हैं, एक बिजनेस वाला जो मॉडल है उससे मैंने इसको रिलेट करते हुए थोड़ा समझाने की कोशिश की। सो यार नाउ हम बात करते हैं इसका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब हम इसको मैथमेटिकली कैसे ना सॉल्व, उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा डिसीजन मेकिंग जो उसमें हम कहते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग वेरिएबल है, सो यार वो डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होगा। सो नाउ हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइज द डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल को आपको रिकॉग्नाइज करना है ना, असाइन द सिंबल, उसको एक सिंबल देना, लाइक एक्स वाई जेड, कोई भी हम एक ऐसा सिंबल दे सकते हैं। सो ऑन कुछ भी उसको सिंबल्स दे सकते हैं जितने हमारे पास में उसके डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ओके फिर बात करते हैं, नाउ दीज आर क्वांटिटीज वी विश टू फाइंड आउट, है ना। हमको ऐसी, इनको हमने एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर लिया। सो यार जनरली हम इसमें 2 वेरिएबल्स के इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। ओके 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम उन 2 क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको हम एक नाम दे देंगे, एक्स या वाई या जेड, कुछ भी दे सकता है। फिर क्या करना, एक्सप्रेस ऑल द कंस्ट्रेंट। सो दीज आर द स्टेप्स। वर्किंग सिस्टम अगर बात करें, वर्किंग सिस्टम हो जाएगा इन जनरल। सर एक्सप्रेस ऑल द कंस्ट्रेंट्स, उसको क्या करें, कंस्ट्रेंट्स में लिखा ना, जो कंस्ट्रेंट्स आपको दिए, रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए, लिमिटेशन दिए, सर उनको इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। सो यार वो एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन होगा ये। ओके मैथमेटिकल जब भी प्रॉब्लम गिवन होगा तो उसमें आपको इनइक्वालिटी
इनइक्वलिटी की फॉर्म में, इनइक्वलिटी लाइक जैसे ग्रेटर देन इक्वल, है ना, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल, इक्वल टू, यार ये इनइक्वलिटीज होती है, ये इनइक्वलिटीज की रिलेशनशिप में उनको डालना होता है। ओके, सो द डिसीजन वेरिएबल, जो डिसीजन वेरिएबल है उनको इन इक्वलिटीज से रिलेट करना है। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्ट फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं उसको, उसका फॉर्मेशन करना। फिर बात आती है ऐड द नॉन नेगेटिव कंडीशन, जो उसमें नॉन नेगेटिव कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स दिए लाइक x इज ग्रेटर देन 0 या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये सारी जब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो दीज आर वेरी हेल्पफुल थिंग्स, है ना, कि भाई x एक्सिस से ऊपर की तरफ उसका सॉल्यूशन होगा ना, y एक्सिस से बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। सो यार ये इसका इस टाइप से, है ना, ये जो रीजन होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम क्या, ये नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव कह सकते हैं यार, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में यार। सो यार उस कंडीशन को हम ऐड करेंगे, फिर हमारा जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा हम उसको ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यार अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके मैथमेटिकल मॉडल के बारे में। देखो हमने वर्किंग सिस्टम हमने सारे पढ़ लिए, अब बात करते हैं इनके मैथमेटिकल मॉडल के। थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हमको ऑप्टिमाइज, है ना, ऑप्टिमाइज करना होता है। जो हमारा जेड होता है ना, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सो यार उस जेड को कैसे लेंगे, जेड जो होता है ना उसको लिखते हैं C1, सी जो है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है। सो यार जो C1 x हमारा कोई वेरिएबल है, डिसीजन मेकिंग वेरिएबल, जिसको हम XYZ कुछ भी नाम दे देते हैं। सो यार ये C1 हो जाएगा, ये C2 x2 हो जाएगा, ये C3 x3 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा हमारे पास में आगे Cn xn तक चलता जाएगा। ओके, अब ये जो है वो ऑप्टिमाइज होता है, यानी कि मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम। अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हमने कहा था सब कंडीशन को सब्जेक्ट करना। सो यार सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सो हमारी जो कंडीशन कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं या कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं इसको। सो यार उसको सब्जेक्ट करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है ना, 1 ये एक फॉर्मेट होता है, ये हो जाएगा 1 2 x2। सिमिलरली आगे जब चलेगा तो ये आ जाएगा x1n एंड ये हो जाएगा xn। अब यहाँ पे कोई भी इनइक्वलिटी आ सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या इक्वल टू हो सकता है। कोई भी इनइक्वलिटी के फॉर्मेट में हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, जब मैं अगर इसको लिखूं तो यार ये हो जाएगा 2 1 x1 हो जाएगा, आगे यहाँ पे आ जाएगा 2 2, ये हो जाएगा x2 एंड सिमिलरली सो ऑन करके लिखेंगे तो यार ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा xn, और यहाँ पे इस टाइप की कंडीशंस जो इनइक्वलिटीज है वो आएगी। ओके, अब इसको n टर्म, जनरल टर्म के लिए लिखना है तो यार ये हो जाएगा m लिख दो आप इसको, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा x1। ओके, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x1 प्लस ये हो जाएगा, है ना, m2, ये हो जाएगा x2, और जब लास्ट टर्म हम इसका लिखेंगे ये भी इसका जनरल टर्म हो जाएगा, और इसका जनरल टर्म अगर हम लिखना चाहते हैं सो यार दैट इज द amn और xn हो जाएगा। और ये इनइक्वलिटीज तीनों में से कोई भी एक इनइक्वलिटीज जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वो आपको लिखनी है। फिर क्या करना है, इनमें नॉन नेगेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस होती है यार उनको अप्लाई करना होता है। अब बात आई नॉन नेगेटिव की, तो यार नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। ओके, नॉन नेगेटिव की बात करते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। सो यार नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो होगी उसमें क्या होगा, xj इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। वेयर अगर मैं बात करूं aij अगर इसको ले लेते हैं एंड cj ले लेते हैं, या फिर हम जो भी कंस्टेंट जो भी रिस्ट्रिक्शंस लेते हैं यार वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ओके, दीज आर कांस्टेंट, और यार जो j की वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये i नहीं आएगा, ओनली j आएगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी कंडीशंस होती थी और वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो ये इसका एक मैथमेटिकली प्रूफ हो सकता है ना, मैथमेटिकल हम कह सकते हैं भाई इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट कि इसमें इसका जो हमने ये सारा चीज लिख रहा है इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये जो चीज हमने लिखी है ना बिल्कुल इजीली हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सर मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म, इसका अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन करता हूं बिल्कुल इजीली इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो यार ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम जेड कहते हैं। यार जेड जो होता है वो क्या हो जाता है, सी इंटू एक्स हो जाता है। अब इसको समझो, देखो जेड जो है वो सी इंटू एक्स है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो आप यहाँ पे हमने सी इंटू एक्स लिखा ना, ऊपर जब हमने जेड लिखा है यहाँ पे ये देखो सी इंटू एक्स आ रहा है। अब देखो जेड को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो यार इसका मतलब क्या है, सी जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा, है ना। जेड हो जाएगा ये
आगे आ जाएगा C जो होगा ना यार वो क्या हो जाएगा C1, C2, C3 ऐसे करते करते कहां तक चलेगा, Cn तक चलेगा। सो यार दिस इज द रो मैट्रिक्स। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं यहां पे जो हमारा नेक्स्ट होगा वो यार कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये जो हमारे पास में नेक्स्ट आएगा दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा है ना, जो हमारे पास में x होगा ना यार वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, x1, x2, x3 और यार ये कहां तक चलेगा, xn तक चलता जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली जब हम इनका मल्टीप्लाई इस ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये वाली टर्म्स हमको मिल जाएगी है ना। इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमको इसको ना बिल्कुल इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म को ये जो ऊपर लिखा हमने ये इसका फॉर्मेट लिखा हमने, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सर इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे ना। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स के लिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस के लिए। ये हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स। सर कंस्ट्रेंट्स के लिए मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ax। अब इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, या तो ये इनइक्वलिटी आएगी है ना, कोई भी इनइक्वलिटी आ सकती है, लाइक ये हो जाएगा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या फिर इक्वल टू हो सकता है। आगे आ जाएगा b, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, आगे आ जाएगा ये इक्वल हो गया, दैट इज द इक्वल, 1 मिनट, ये हो जाएगा इक्वल टू और आगे आ जाएगा हमारे पास में कोई भी b आ गया। अब यहाँ पे a क्या होगा, a की अगर मैं बात करता हूं तो a अच्छा x की बात कर लेता है, x दैट इज द ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हो जाएगी इसकी कंडीशन। अब यहाँ पे जो b होगा ना यार उस b की बात कर लेते हैं, तो ये जो b होगा ना वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं ना ये x जो होगा यार, इस x की बात करते हैं, ये x जो आपके पास में आएगा, इस x का मतलब क्या होगा, आप उसको थोड़ा समझे देखो। ये जो x होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको देख सकते हैं बिल्कुल इजीली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, a11 एलिमेंट होगा, a12 एलिमेंट होगा है ना, a11 एलिमेंट, ये हो जाएगा a12 एलिमेंट, ये एक्चुअली a हो जाएगा, दैट इज नॉट x, सॉरी, ये हो जाएगा a है ना, a इज इक्वल टू दिस, और आगे चलेगा तो यहाँ आ जाएगा a1n। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा a21, a22 और आगे चलता जाएगा। सिमिलरली ये इधर चलता जाएगा, amn है ना, m1 हो जाएगा, am2 हो जाएगा और आगे चलता जाएगा। सो यार ये क्या हो गया, a आ गया। अब इसी के साथ में मैं अगर आगे मल्टीप्लाई करता हूँ x को, सो यार यहाँ पे अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार वो x क्या आ जाएगा मेरे पास में, x क्या हो जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा है ना। ये एक्चुअली इसका फॉर्मेट ही लिख देता है ना, एक हटा देता है। सो यार x इसका क्या हो जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें हम क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, वो कहां तक चलेगा, xn तक चलेगा। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब इधर दोनों कॉलम है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ना ये n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा n क्रॉस 1 का कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आगे बात करते हैं, सो उसमें आपके पास में जो इक्वल टू में आएगा b है ना, b भी क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं b की बात करता हूँ, सो दिस इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स b1 b2। सो यार ये कहाँ तक चलता जाएगा, bn तक चलता जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे इनइक्वलिटी के साथ में यहाँ पे आ जाएगा b1, यहाँ आ जाएगा b2, यहाँ आ जाएगा bn। ओके, सिमिलरली आगे कहां तक चलेगा, bn तक चलेगा। ये इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, रो इसमें n हो जाएगी और कॉलम इसमें 1 हो जाएगा, यानी n क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। सर ये कंसेप्ट था इसका मैट्रिक्स फॉर्म का, और उससे पहले हमने इसका क्या किया, हमने इसको यहाँ पे जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन था उन दोनों को देखा हमने। सो बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन जब भी करेंगे तो इसको इस टाइप से करेंगे, और हमने पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको समझाया है। अब आता है जब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं ना, अब ग्राफिकल मेथड की बात आती है। सो यार ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, और ग्राफिकल मेथड में हमारे पास में रीजन होते हैं, सॉल्यूशंस के रीजन होता है। उन सॉल्यूशंस के रीजन पे बेस पे हम उसको ये कहते हैं कि भाई ये फेजिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन है। उनका हम यहाँ पे पहले ग्राफ फाइंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, और उनका ग्राफ जो बनता है उसके एरिया, उसका जो रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कहते हैं कि भाई साहब ये जो है वो फेजिबल सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो सबसे पहले देखता हूं यहाँ पे फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो फेजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ वैल्यू है ना, अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ एलपीपी, एलपीपी के वेरिएबल का सेट विच सेटिस्फाई सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। वो क्या करता है, कंस्ट्रेंट्स के सेट को सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाइज द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और क्या करता है, कंस्ट्रेंट्स के
सेट है ना, कंस्ट्रेंट्स के सेट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, है ना, कंस्ट्रेंट्स जैसा कहता है वैसा वो बन जाता है। दूसरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जैसा कहता है वैसा वो बन जाता है, उसको हम कहते हैं फेजिबल, है ना, फिजिबल सॉल्यूशंस। फिर बात आती है ऑप्टिमाइबल, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, अ फिजिबल सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी का ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज का मतलब मिनिमाइज मैक्सिमम, ऑप्टिमाइज इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा बताता है, यानी कि जेड का मैक्सिमम और मिनिमम बताता है, सो यार उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे उस टाइम पर हम बिल्कुल इजीली ये सारा अगर आप इसको पढ़ रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। अब यार इसकी कुछ कंडीशंस होती है ना, सॉल्यूशंस होता है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो फिजिबल सॉल्यूशन होता है और एक अनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। देखो फिजिबल सॉल्यूशन को समझते हैं क्या होता है। फिजिबल सॉल्यूशन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा, और इस ग्राफ में मान लेते हैं आपको जो लाइन मिली है वो यार इस टाइप से लाइन मिल रही है, ये एक लाइन हो जाएगी, और मैं दूसरी लाइन की बात करता हूं तो यार वो दूसरी लाइन जो आपको मिल रही है वो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं इस टाइप की आपको मिल गई है दूसरी लाइन। सो यार मान लेते हैं इस टाइप से दो लाइन जा रही है, और इस लाइन में फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि उसका फिजिबल सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। पहले हम बात करते हैं बाउंडेड की। सर बाउंडेड यानी कि बाउंडेड रीजन इसमें मिलेगा आपको, फिजिबल सॉल्यूशन में रीजन तो मिलेगा, लेकिन बाउंडेड, अब वो बाउंडेड रीजन कैसा है, मान लेते हैं यहां पे आपको कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी, y एक्सिस ये है हमारी, सो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज 0। सिमिलरली x एक्सिस पे बात करते हैं तो यार ये रीजन हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर बाउंडेड होना चाहिए, तो यार मैं अगर बात करूं बाउंडेड की, सर ये वाला जो रीजन है ना, इसका ये वाला रीजन, सर इस रीजन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो रीजन मिल रहा है आपको ये हो जाएगा इसका फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, सो यार दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। इस टाइप से इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। ये क्या है, इससे बाउंड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपको ये लाइन मिल जाए, जैसे अनबाउंडेड, अनबाउंडेड की बात करता है। अब बात करता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड को समझिए, लाइन जो मिल रही है वो ऐसे मिल रही है, मान लेते हैं यहां पे आपको कह दिया लाइन जो मिल रही है, एक लाइन ऐसे मिल रही है, और यार सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरी लाइन की, तो यार वो दूसरी लाइन आपको ऐसे मिल रही है, ठीक है, या फिर ऐसे मिल रही है, ये ऐसे मिल रही है, मान लेते हैं। सर इसमें आपको कंडीशंस कुछ ऐसी दे रहा है जिसमें क्या करना है, कंडीशंस ऐसी है कि आप क्या करेंगे, ये वाला सॉल्यूशन लेंगे, है ना, ये वाला रीजन जो है, अब ये अनबाउंडेड है, कितना भी हो सकता है ना, ये वाला जो रीजन है इस रीजन की बात करेंगे। सो यार ये जो रीजन मिल रहा है उस रीजन को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड। ये बाउंड नहीं है, ये पूरा टोटली एक्सिस से बाउंड नहीं है ना, पूरा चारों तरफ से बाउंड नहीं है। सो यार इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड कहेंगे। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस वाले रीजन को क्या कहेंगे। अब ये रीजन चलता जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड। ये एक्चुअली बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अनफिजिबल सॉल्यूशन की। ये हो गया हमारा फिजिबल सॉल्यूशन में बाउंडेड और नॉन अनबाउंडेड। अब बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस की। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप्स के लाइन मिल रही है, यार एक लाइन ऐसे मिल रही है ना, एक लाइन ऐसे मिल रही है, और यार एक लाइन ऐसे मिल रही थी। अब इसमें कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है, कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। सर इनके बीच का ये वाला जो एरिया होगा, सर इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसका ये वाला ना, इनके बीच में जो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। यहां पे ये एरिया होगा, इसमें कहीं पे भी ये इसको क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे। सो यार ये वाला जो मिलेगा आपको, ये क्या हो जाएगा, अनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ में जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक से लेके मैथमेटिकल फॉर्मेशन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, पूरा एलपी को हमने डिस्कस किया है इन एक ही वीडियो, पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।